हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। दो ही जने आए हैं आज। हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। जो हम लास्ट बात कर रहे थे भाई, वो फूड प्रोडक्ट फार्मूला डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे कि फूड प्रोडक्ट का किसी का भी जो रेसिपी है, बेसिकली फार्मूला डॉक्यूमेंट वही होता है कि रेसिपी क्या क्या चीजें डलती हैं, कितनी कितनी डलती हैं। और इसके दो बेसिस थे। पहला तो था परसेंटेज पॉइंट कि परसेंटेज फार्मूला कि 100% अगर हम मान के चलें तो कौन सा इंग्रेडिएंट कितने पार्ट डलता है। और दूसरा था बैच फार्मूला। तो बैच आपकी मशीन इक्विपमेंट इन सब के हिसाब से 100 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट का ऊपर नाम चिली विदाउट बीन्स था, जैसे ये कोड B001। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यही कोड रहेगा। ये ध्यान रखना कि ये यूनिक होता है हर एक प्रोडक्ट के लिए जब से ये लागू हुआ है, इफेक्टिव डेट। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स इसमें जो डले हैं देखो एक एक कि बीफ 75% लीन। अगर बीफ आपका 90% लीन है तो उसके लिए कोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीफ 75% लीन है तो इसका A002 है कोड, उसका कोई और कोड हो जाएगा। और ये कोड हर इंग्रेडिएंट के हिसाब से अलग होगा। फॉर्मूले में डलेगा 40% और बैच के अंदर डलेगा 240 पाउंड, यानी 600 पाउंड का है, करीब 6 गुना है। टोमेटो पेस्ट जिसके अंदर टोटल सॉलिड 32% है, वो परसेंट फार्मूला के हिसाब से और बैच फार्मूला के हिसाब से जितना डलेगा। पानी कितना डलेगा। स्पाइस प्रीमिक्स, ये जो स्पाइस प्रीमिक्स है ना, इसकी मैं बात कर रहा था कि स्पाइस प्रीमिक्स जो कनेक्शन बीच में हट गया था भाई, मैं इसको एक बार एयरटेल वाले पे ले लेता हूँ, इसकी थोड़ी बेटर रिसेप्शन लगती है मेरे को जियो की बजाय। तो मैं जो बात कर रहा था स्पाइस प्रीमिक्स की, अभी क्या समस्या आ गई। आवाज आ रही है तुम तक भाई? यस सर। ठीक है। यस सर। यस तो सर। मैं ये स्पाइस प्रीमिक्स की कह रहा था कि इसमें अलग अलग स्पाइसेस नहीं बताया इन्होंने, एक मिक्स बता दिया कि पहले से ही तैयार होके आया है। तो जो ये स्पाइस प्रीमिक्स होता है ये अधिकतर प्रोप्राइटरी होता है इनका। इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि इसी से एक पर्टिकुलर फ्लेवर और टेस्ट जनरेट होता है। तो अधिकतर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रीमिक्स मिलेगा जिसमें प्रोडक्शन वाले कहेंगे हमें नहीं पता इसमें क्या है, हमारे पास ये बैग आता है प्रोडक्शन से पहले और हम डाल देते हैं और इसमें से इतना डालना होता है। बल्कि वो तौल के भी देते हैं कि भाई ये हर बैच के हिसाब से इतना है। फिर उसके बाद कॉर्न स्टार्च है और चिली पाउडर है। अब स्पाइस मिक्स भी अगर दो तरह के हैं, जिस तरह इसका देखो 001 था सी, यहाँ पे 0C100 है। तो ये दोनों स्पाइस मिक्स प्रीमिक्स अलग अलग हैं, तो जो उनसा डलेगा वो इसमें डाल दो। अब इन्होंने एक स्पाइस प्रीमिक्स का नीचे C100 का दिया हुआ है कंटेंट कितना कितना है, ये आमतौर पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता प्रोडक्शन को। इसमें इन्होंने जो डाला है चिली पाउडर, साल्ट और हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन, शुगर, क्यूमिन ग्राउंडेड, अनियन पाउडर, ओरिगानो ग्राउंडेड, गार्लिक पाउडर। तो ये कौन से प्रीमिक्स में कितना डाला है ये अलग से स्टेटमेंट होती है, तो ये थोड़ा सा वो छुपा के रखते हैं। चलो खैर,
ये प्रीमिक्स का भी इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, C100 का, ऊपर उन्होंने C001 डाला है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। बैच यील्ड 600 पाउंड, एक बैच बनेगा 600 पाउंड का, और उसमें जो फिनिश प्रोडक्ट है वो 595, यानी 5 पाउंड लॉस होगा वेट इन। वो मिक्सिंग में लगा लो, हीटिंग में लगा लो, कहीं पे भी आपका 5 पाउंड का लॉस है 600 पाउंड के अगर आपका बैच है तो। उसमें इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट में इसमें बीफ, वाटर, टोमेटो पेस्ट, कॉर्नस्टार्च, चिली पाउडर, साल्ट, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन, शुगर, स्पाइस, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये सारी चीज आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है उसका बेसिकली ये फॉर्मूला बनता है, इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज अवर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स की हमने पहले भी बात की है कि दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, एक तो रेगुलेटरी है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, दूसरा आपके कंपनी वाइड स्टैंडर्ड्स हैं जो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंज्यूमर तक हर बार वैसा ही पहुंचाओ, वो उस डॉक्यूमेंट से इंश्योर होता है। तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखी होती हैं, आपका प्रोडक्ट उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल है, माइक्रोबायोलॉजिकल है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके साथ जो अपीयरेंस है, अरोमा है, फ्लेवर है, टेक्सचर है, क्योंकि ये चीजें भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर इनके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो कंज्यूमर उसको परचेज नहीं करेगा, या परचेज करके दोबारा परचेज नहीं करेगा जब उसको वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो कंज्यूमर लॉयल्टी बनाने के लिए और आपकी रीसेल चलती रहे आपके प्रोडक्ट की, तो कंटिन्यूस सेल होती रहे, उसके लिए ये चीजें भी मेंटेन करना जरूरी है। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइज, शेप, डायमेंशंस, वेट, वॉल्यूम, काउंट पर पैकेज, ये भी बड़ा जरूरी है। काउंट पर पैकेज, जब हम बच्चे थे तो अगर मान लो एक टॉफी का पैकेट है और उसमें लिखा होता था कि इसमें 50 टॉफी निकलेंगी, तो हम गिनते थे। अगर 48 निकलते थी तो हमें बड़ा गुस्सा आता था कि 2 टॉफी खा गया कोई हमारी। तो बर्थडे वगैरह के ऊपर खास तौर पे जब बड़े पैकेट लेके आते थे, तो काउंट पर पैकेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एंड कंज्यूमर है वो, या किसी कंटेनर में आपने डाली है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ फाइन्स क्या होता है कि जैसे इसमें मैं काजू का एग्जांपल दूं कि किसी ने कहा है कि फुल काजू टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब चाहे आप अपनी मशीन कितनी भी परफेक्ट कर लो, थोड़ा बहुत एक आधा हाफ टूटा हुआ काजू जरूर चला जाता है। तो इसमें भी आप ये देखोगे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कितने काजू टूटे हुए गए हैं, इनको फाइन्स या टुकड़े बोलते हैं। तो वो आपने क्वालिटी बना रखी है, उस क्वालिटी के मुताबिक इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 1 या 2 है मान लो आपने, पर 200 ग्राम का पैक है या आधा किलो का पैक है उसमें, तो उसी हिसाब से जब आप चेक करोगे तो ये प्रेजेंस ऑफ फाइन्स भी आप चेक करोगे। और कहाँ होता है ये, बेसिकली वर्मिसेलीज जो ये सेमियां बनाते हैं ना, तो सेमियों के पैकेट क्योंकि बहुत वो नरम होती हैं, बहुत ब्रिटल होती हैं, तभी की तभी टूट जाती हैं। अब सेमियां लंबी सारे खाना चाहते हैं, पतली जो सेमियां होती है वर्मिसेली, लेकिन अगर उसके टुकड़े हो रखे हो ना तो फिर वो यूं लगता है कि ये तो रास्ते में टूट ली, या काफी पुरानी पड़ी है, पड़ी पड़ी टूट ली। तो इस तरह की भी चीजें आप अपनी क्वालिटी के अंदर पैरामीटर्स में रखोगे, या कोई भी ऐसा स्पेशल आपको फीचर लगता है। जैसे हम लड्डू का केस ले लें कि लड्डू की अगर शेप के अंदर है एज इट इज मेंटेन्ड तो अच्छा माना जाएगा, लेकिन अगर उसके भोरे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो फिर कहेंगे तो पहले टूट टाट लिया रहा मैं, तो कई दिन हो गए या खराब हो गया, या कौन मैं तो खाता इसमें। क्योंकि लड्डू का जो एक पूरा पीस है वो लेना पसंद करते हैं, उसके भोरे लेना कोई भी नहीं पसंद करता। ऐसे ही मॉइस्चर, फैट, प्रोटीन, ऐश, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे प्रोक्सीमेट एनालिसिस के थे, ये हमारे बेसिक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके पैरामीटर्स होंगे। इसके अलावा साल्ट, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल या कोई विटामिन, ऐसे किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का आपको इसमें डिटेल देना हो सकता है। तो ये भी आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड में जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका प्रोडक्ट है, ये जरूरी तब हो जाते हैं केमिकल स्टैंडर्ड जब आपको न्यूट्रिशन लेबलिंग करनी हो या कोई लेवल क्लेम करना हो, जैसे लो सोडियम है, लो शुगर है, हाई फाइबर है, तो उसलिए जरूरी हो जाती है। इसके बाद आते हैं हमारे फिजिकल केमिकल की, हमने बात कर ली। अब माइक्रोबायोलॉजिकल, हर एक फूड आइटम के हिसाब से कुछ आपके स्टैंडर्ड्स डिफाइंड होते हैं रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि अपने को पता है जो पैथोजेंस हैं वो फूड को भी खराब करते हैं और साथ में उसमें जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल हैं। पूरा अगर अपना पैथोजन ही अंदर चला जाए तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, इकोलाई है जैसे। तो ये हमारी या फूड प्रोसेसर की ड्यूटी है कि हमारे फूड के अंदर कोई भी इस तरह का पैथोजन ना जाए, तो ये अपने को इंश्योर करना होता है। तो फूड पॉइजनिंग जो टिपिकल अपने फूड में मिलते हैं वो साल्मोनेला है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, स्टेफोरियस है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है। इसके अलावा भी हम जब टेस्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के तो उसमें एसपीसी है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट है, ईस्ट एंड मोल्ड है। तो इस तरह के टेस्ट करते हैं। और जहाँ पे हीटिंग की है हमने, कोई भी थर्मल प्रोसेसिंग की है, वहां पे हम कॉलीफॉर्म्स का और इकोलाई का टेस्ट जरूर करते हैं, जिससे पता चले कि कोई प्रोसेसिंग के दौरान कंटेमिनेशन तो नहीं हुई है, और अगर प्री प्रोसेसिंग कंटेमिनेशन है तो वो क्या वो किल हो चुकी है या नहीं। ईस्ट एंड मोल्ड है वो जो आपके लो मॉइस्चर फूड्स हैं, जैसे इसने फ्लावर्स का या सीरियल्स का नाम लिया है। सीरियल्स का कहीं भी नाम आए ना तो आप इसको ब्रेकफास्ट सीरियल्स लिया करो। हमने जो सीरियल्स एंड पल्सेस पढ़ा है, टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, उसमें सीरियल्स बेसिकली हम जितने भी अनाज हैं उनको बोलते हैं, लेकिन कमर्शियल लैंग्वेज में सीरियल्स ब्रेकफास्ट सीरियल्स को कहा जाता है, जो कि कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह की चीजें। जो हमारा एसपीसी है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट है, वो बैक्टीरियल क्वालिटी बताता है हमारे प्रोडक्ट की। और एसपीसी जरूर करके देखना चाहिए कि वहां से शुरुआत होती है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की, कि क्या स्टेटस है माइक्रोब्स का हमारे फूड में। तो जब माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कर ली, फिजिकल कर ली, केमिकल कर ली, तो लास्ट वन इज अवर सेंसरी। सेंसरी में हम, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो कहीं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट नहीं करवाएगा, केमिकल टेस्ट नहीं करवाएगा, फिजिकल टेस्ट नहीं करवाएगा, वो सिर्फ उसको उसके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसकी मदद से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेस पे वो आपके प्रोडक्ट को जज करेगा। तो इसलिए वो टेस्टिंग भी आपकी, चाहे वो फ्लेवर से रिलेटेड है, टेक्सचर से रिलेटेड है, किसी अरोमा या अपीयरेंस से रिलेटेड है, तो वो भी टेस्टिंग होगी और उसके भी क्राइटेरिया आपको बताने हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हो जी कलर का कैसे बताएं कि कलर कितना ज्यादा है कितना कम है, आगे पूरा डिटेल में इसको करवाएंगे। लेकिन ये समझ लो कि हर चीज, जिस भी चीज को आपको कम या ज्यादा बताना है या कम या ज्यादा या शो करना है, उसी चीज का आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि इसको हम ऐसा कहेंगे। जैसे ब्राउन का मामला है, तो अगर बहुत कम है तो उसको हम कहते हैं पेल, पेल येलो कलर। जब अपना बिस्किट सिकना शुरू होता है, पहले तो आपका जो आटे का रंग है, मैदे का रंग है, अगर वो पेल येलो है या आपका व्हाइट है तो वही होगा। उसके बाद जब पहले हल्की सी सिकाई होगी तो पेल येलो कलर, फिर उसके बाद गोल्डन येलो कलर, फिर उसके बाद लाइट ब्राउन कलर। तो ऐसे जो कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, इन सब की एक अपनी एक डिक्शनरी होती है, उसके हिसाब से इनको बोला जाता है और मेजर भी किया जाता है कि कितना है। और बहुत बार हम इसको क्वांटिफाई करने के लिए कोई ना कोई नंबर दे देते हैं कि भाई ऐसा है तो इसको इतना नंबर, ऐसा है तो इसको इतना नंबर। तो उस हिसाब से हम इसको सेंसरी के थ्रू भी, जो भी हमारे एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया हैं उनको हम डिफाइन करते हैं, हमारे क्वालिटी क्राइटेरिया को। और कई बार फ्लेवर, ऑर्डर, टेक्सचर को नापने के लिए कुछ मशीनें होती हैं, उनसे हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, या उन मशीनों पे जो रीडिंग आती है उसके बेस पे हम अपने प्रोडक्ट की जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रीडिंग्स को रखते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन लेवल पे। तो बेसिकली जो एक्सेप्ट करना है और कहाँ पे रिजेक्ट करना है, वो रेगुलेटरी जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो आपको फॉलो करनी है। साथ में आपका प्रैक्टिकल जो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है वो भी उसमें काउंट करता है। तो जब आप कंपनी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तब आपको जो प्रोडक्शन बड़े बंदे हैं उनकी भी मदद लेनी पड़ती है कि इसको कहाँ रखें, कैसा रखें। अगर किसी भी चीज का ये मान लो कि मेजर नहीं कर सकते कि भाई इस चीज को तो मेजर ही नहीं किया जा सकता, तो समझ लो उसका स्टैंडर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जो भी अगर स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसका मेजर करने का तरीका साथ में जरूर होगा।
और लास्ट में इसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं लेबल के ऊपर जो भी आएंगे वो आएंगे। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड का जो फॉर्मेट है देखो इसमें जैसे दिखा रखा है, ग्रेवी एंड बीफ टिप्स, कोड नंबर 002, डेट, प्रोडक्ट का कोई और कोड आपने बना रखा है, क्रिटिकल स्टैंडर्ड, उसके बाद आपके जो डिफरेंट टाइप के क्रिटिकल स्टैंडर्ड हैं, मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, माइनर स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं और उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है कि किस लेवल के बाद आप उसको रिजेक्ट कर दोगे वो, और साथ में कौन सा मेथड, जैसे मीट कंटेंट है, इसके लिए इन्होंने कहा कि कम से कम 35% मीट होना चाहिए फ्रेश बेसिस पे, और मेथड डे टू डे चेक होगा ये, इसमें मीट कंटेंट निकालोगे। इसके लिए अपने को साल्मोनेला 100 ग्राम में नेगेटिव आनी चाहिए। मेथड, इसमें जो भी मेथड आप FSSAI का मेथड यूज कर रहे हो, AC का मेथड यूज कर रहे हो, या किसी और मीट के मामले में है तो किसी और मान लो, या माइक्रोबायोलॉजी के हैं तो बैम मैनुअल है उसका यूज कर रहे हो। ऐसे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है लेस देन 10 पर ग्राम, स्टेफाइलोकोकस जो कोएगुलेज पॉजिटिव लेस देन 10 पर ग्राम। मेथड आगे दिए हुए हैं सबके। मेजर स्टैंडर्ड्स में आओ कि मीट का जो चंक साइज है वो 3/8 इंच से लेके 5/8 इंच के चंक्स होने चाहिए, इससे छोटे इसके बीच के होने चाहिए, ना बड़े ना छोटे। मेथड इनको नापने का। फिर ग्रेवी का कलर वो 3 या 4 या 5 होना चाहिए। अब देखो 3 या 4 या 5 क्या चीज है कि आपको जो कलर चार्ट दिया है उसके ऊपर आपको जो भी 7, 8, 10 या रंग दिए होंगे, उन रंग में से जो रंग 3, 4 और 5 के हैं उनको तो एक्सेप्ट करोगे, उससे बाहर के हैं तो यू वॉन्ट एक्सेप्ट। कॉलीफॉर्म जो है लेस देन 10 पर ग्राम, इकोलाई लेस देन 10 पर ग्राम। अब इकोलाई और कॉलीफॉर्म्स वगैरह को, ये इकोलाई को खास तौर पे ये अब्सेंट प्रेजेंस सब्सटेंस ये मानते हैं कि एक भी कॉलोनी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए पर ग्राम। ऐसे ही माइनर स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ग्रेवी का जैसे टेक्सचर है स्मूथ होना चाहिए, कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, उसका मेथड 300 नंबर या जो भी मेथड आपका। प्रोडक्ट का जो फ्लेवर है मीठी फ्लेवर और अरोमा होना चाहिए, ये माइनर स्टैंडर्ड्स हैं। SPC लेस देन 25,000 पर ग्राम। और लास्ट में इंग्रेडिएंट स्टेटमेंट आपकी वाटर, बीफ फ्लावर, टोमेटो पेस्ट, कॉर्नस्टार्च, साल्ट, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन, स्पाइसेस और शुगर। तो ये आपका जो भी आपका फूड प्रोडक्ट्स के आपने स्टैंडर्ड बनाए हैं, कंपनी वाइड स्टैंडर्ड हैं या आपके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड हैं, उसकी शीट है या उसका डॉक्यूमेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही आप फॉलो करते हो सारी चीजों को, आपकी प्रोडक्शन को। अब आ गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर आपका। हर एक प्रोडक्ट का आपके पास डॉक्यूमेंट है, क्या डलेगा, कितना डलेगा, प्रोसीजर क्या है, इसका भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा कि हर एक लॉट की प्रोसेसिंग कैसे होगी, पूरी शिफ्ट में कितने लॉट्स बनेंगे और दिन में कितनी शिफ्ट होंगे। तो हर एक के हिसाब से बहुत बार क्या होता है कि एक कंपनी है तो वो 7-8 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे उनके पास डिमांड आती है वैसे ही वो शिफ्ट टू शिफ्ट उसकी प्रोडक्शन को वेरी करते हैं। कि मान लो एक शिफ्ट में आपके टोमेटो पेस्ट चल गया, दूसरे में टोमेटो प्यूरी चली है, तीसरे में हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन करना हो, पाउडर बनाना हो। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। वैसे ही आपके डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बने ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत जगह मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको डिमांड के हिसाब से ही आपकी पूरे दिन की शेड्यूलिंग की जाती है। तो शेड्यूल के हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। तो इसके लिए सिंपल आपको बता दिया जाता है कि इतने लॉट इस चीज़ के बनेंगे और ये रेसिपीज हैं उसकी, ये प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना है। तो इसमें प्रोसेस के जो भी की स्टेप्स हैं वो बताए जाते हैं जिनका प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर असर पड़ सकता है।
प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ऊपर असर पड़ सकता है। तो इसलिए जो की प्रोसेस स्टेप है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मिक्स फॉर 3 मिनट्स बिफोर एडिंग स्पाइस, कि स्पाइस ऐड करने से पहले 3 मिनट मिलाओ। ये एसेंशियल है ताकि स्पाइस की आगे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। कुक टू ए मिनिमल इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, ताकि अंदर अगर 145 है तो बाहर हो सकता है ज़्यादा हो, तो इंटरनल टेम्परेचर आपको लेना है, कोर का टेम्परेचर आपको लेना है। जब कोर का टेम्परेचर 145 है तब आप डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर आइए, तब आप ये मान लेते हैं कि 15 मिनट के लिए या जितनी भी देर के लिए उनको रखना है वो टेम्परेचर, कि अब कुकिंग हमारी जो प्रॉपर होनी चाहिए वो अचीव हो गई है। इसी तरह के टाइम से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड या कन्वेयर बेल्ट की स्पीड से रिलेटेड बहुत से आपके इस तरह के क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो वो जो की पॉइंट्स हैं वो आपको बताए जाते हैं कि कौन सी चीज़ पहले मिलानी है, कौन सी बाद में मिलानी है, कितनी देर मिलाने के बाद मिलानी है, कितना मिलाना है। तो ये सारी आपको आपका जो बैच है उसके साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे इन्होंने ब्रेडेड स्क्वाश है, उसका एग्जांपल दिया, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या रहेगा। बाकी सारी वही है कि डेट कब से लागू है, या आज की डेट क्या बनाया है, कोड नंबर क्या है। इसके जो क्रिटिकल प्रोसेस कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स नहीं है, ये प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले हैं कि प्रोसेस सही ढंग से हमारी कैसे हो पाएगी। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले किया है कि स्टेम्स और ट्रिम करो ब्लोजोमेंट्स को। ये ब्रेडेड स्क्वाश बना रहे हैं, इसने कहा कि ऑपरेटर करेगा ये इस तरह की चीजें, जो इंसेक्ट डैमेज वगैरह है या कटफट है वो देखेगा। क्यूसी वाले उसको मॉनिटर करेंगे कि उसने प्रॉपरली किया है या नहीं। फिर स्क्वाश को रेंज सैनिटाइज करना है वॉशिंग करके, और पानी कौन सा होगा जिसमें 125 पार्ट्स पर मिलियन ppm क्लोरीन होगा, और इसमें इसको 5 मिनट तक वॉशिंग करनी है। ऑपरेटर को हमेशा क्लोरीन का लेवल चेक करते रहना है, अगर वो डाउन आता है तो इसमें और सॉल्यूशन ऐड करना है। क्यूसी वाले देखेंगे कि क्या उन्होंने प्रॉपरली ये किया है या नहीं। और जो फ्रूट है स्क्वाश, उसको कट करेंगे और उसके स्लाइसिस की थिकनेस क्या होगी ये बता दी, 3/16 इंच। फिर बैटर बनाना है फॉर्मूले के हिसाब से। ब्रेडिंग जिसका कोड नंबर 1 2 3 है वो ब्रेडिंग मशीन में डालना है। अब स्लाइसिस जो है उनको पहले बैटर में, फिर ब्रेडिंग में। फिर बैटर की जो विस्कोसिटी है वो 80 ± 20 सेंटीपॉइज, ये विस्कोसिटी की यूनिट है। और टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। स्पिंडल नंबर 5 का इस्तेमाल करना है। स्पीड 50 होनी चाहिए ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर मॉडल पे, आरबी पे। तो ये कितनी रीडिंग है आनी है, उसके लिए कौन सा स्पिंडल यूज करोगे, कितनी स्पीड होगी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, ये सारी यही बतानी है क्योंकि ये क्रिटिकल है। ऑपरेटर जैसी एडजस्टमेंट होगी और आपको उसमें मटेरियल मिलाना है या पानी मिलाना है, विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, और क्यूसी वाले उसको मॉनिटर करेंगे। तुम्हारे तक आवाज आ रही है ना भाई मेरी? सभी चीज क्लियर है ना? यस सर, यस सर। आ रही है। इसके बाद जो भी बैटर है या जो स्लाइसेस हैं वो सेकंड बैटर में डालेंगे। उसके बाद सेकंड बैटर की भी जो आपकी विस्कोसिटी वगैरह है वो इसमें बताई है। हर 4 घंटे बाद जो बैटर बच गया उसको आपका जो फर्स्ट जो बैटर है वो सेकंड बैटर के अंदर आप डाल दोगे, और फर्स्ट बैटर के अंदर फर्स्ट बैटर जो है आपका नया प्रिपेयर करोगे। तो दिस इज हाउ these main points are emphasized over here। तो मेन जो बात है ये यहाँ पे बता रखी है। तो जब आपका ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर वाला पार्ट है, उसके साथ ही फ्लो डायग्राम आपका बना रखा होता है जो आपका पूरा काम चलेगा उसके लिए। लीजेंड जो ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देखो ये लिख रखी है लीजेंड। लीजेंड का मतलब है कि हमने जो यहाँ पे सिंबल यूज किया उन सिंबल्स का क्या मतलब है, कि जो ये गोला है ये ऑपरेशन बताता है, जहाँ चौरस चौखटा बना रखा है ये इंस्पेक्शन है हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे चौखटे के अंदर गोला है तो इसमें ऑपरेशन और इंस्पेक्शन इकट्ठे चल रही है। जहाँ ये ऑपर जैसी शेप ट्रायंगल, रिवर्स ट्रायंगल शेप बना रखी है ये स्टोरेज के लिए है, और तीर का, मोटे तीर का निशान है ये ट्रांसपोर्टेशन का है। तो इसमें
ककम्बर्स का एग्जांपल दिया इन्होंने, फील्ड रन ककम्बर्स। तो इसके अंदर ऊपर जो ऑपरेशन है वो ऊपर एलिवेटर का है, फिर ऊपर एलिवेटर से आएगा ब्रश वॉशर में, ब्रश वॉशर से जाएगा या प्री ग्रेडर में, यहाँ पे इंस्पेक्शन होगी। तो ये इंस्पेक्शन होने के बाद फिर आगे जाएगा ये वैक्सर ड्रायर में, उसके बाद जाएगा ये रोलर ग्रेडर में, यहाँ पे भी इंस्पेक्शन होगी। इसके बाद जाएगा आगे साइजर में, साइजर से आगे जो डिफरेंट इसके ऑपरेशन, जो डिफरेंट साइज के हैं, बहुत बड़ा है, लार्ज है, स्मॉल, मीडियम है, उनकी अलग अलग से पैकेजिंग होगी और उनको फिर बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा। ये भी एक ऑपरेशन है। फिर इसको पैलेटाइज करना, उनकी ढेर बनाना, जो भी कार्टन्स हैं उनको इकट्ठे लगाना, और फिर आगे इसको स्टोर के अंदर रख देंगे, जो रिवर्स ट्रायंगल दिखा रखा है इन्होंने कोल्ड स्टोर में। और कोल्ड स्टोर से आगे आपकी जो ये मोटा तीर का निशान दिखा रखा है, ये शिपिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चला जाएगा। बीच में और जो चीजें आपकी कल्स वगैरह निकले उनको स्टोर कर दिया और फिर आगे डिस्पोज ऑफ कर दिया जो ऊपर का खराब है सामान। इधर से आपका पैकेजिंग मटेरियल आ रहा है जिसको आप रिसीव कर रहे हो, रिसीविंग एक ऑपरेशन है, आपने स्टोर किया आगे, फिर उसको बॉक्स ट्रिपल आपने कहाँ भेज दिए, जहाँ पे आप अलग अलग साइज के जो ककम्बर्स हैं उनको आप पैक करवा रहे हो, तो वहाँ पे ये पैकेजिंग मटेरियल चला गया और आगे ये जो इनसे काम करवाना है उनसे पैकेज जो आपके तैयार हो गए उनको क्लोज करके पैलेटाइज करके कोल्ड स्टोर में भेज दिया और आगे शिपिंग के लिए। तो इसमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं इस प्रोसेस के अंदर, फ्रेश ककम्बर प्रोसेस के अंदर, एक तो साइज और मैच्योरिटी, ये जरूर मीट करती हो स्पेसिफिकेशन से। तो साइज के लिए आपके अलग से ऑरिफिस मेजर करने का तरीका होता है, और मैच्योर है या नहीं, इसका कितनी दिन का है ककम्बर खीरा, तो वो आप मैच करते हो फील्ड से जो डाटा आता है आपके पास। फिर जब वॉशिंग कर रहे हो तो क्लोरीनेशन का लेवल क्या है, क्वालिटी सही आ रही है यानी इसकी लाइन पे आप सैंपल लेते हो बार बार। फिर हर एक बॉक्स में जितने जाने चाहिए ककम्बर्स उतने गए हैं या नहीं, कोई साइज के अंदर गड़बड़ तो नहीं है, छोटे या बड़े तो नहीं चले गए ज्यादा। इसको आप हर बॉक्स, जो भी आपके पास बॉक्सेस हैं उसको पहले आपका लाइन सुपरवाइजर चेक करता है, फिर क्यूसी वाले उसके ऊपर चेक करते हैं, और इसका टेम्परेचर दिया जाता है स्टोरेज के दौरान कि भाई कूलिंग बढ़ाने की या घटाने की जरूरत है। तो आजकल ये सारा ऑटोमेटेड है। जैसे ही क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हैं जो आपके, जो लोअर कंट्रोल लिमिट है उससे नीचे आता है, अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर जाता है टेम्परेचर, तो जो आपकी फ्रीजिंग लाइन है या जो आपकी कूलिंग लाइन है वो ऑन कर दी जाती है। तो ये ऑटोमेटिक है आजकल। अगर कहीं पे भी मैनुअल है तो आपको मैनुअली चेक करने होते हैं ये। तो इसके अंदर भी वही, अगर कोई क्वालिटी से रिलेटेड खास बात है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई पीछे से आया है, सिर्फ उस पर विश्वास मत करो, उसको क्रॉस चेक करो। नेट वेट वगैरह जो है, हर घंटे में 5 पैकेट्स का नेट वेट जरूर चेक करो, ताकि रहे कि हाँ भाई हमने आगे सही मटेरियल भेजा है, वेट पूरा है उसका। तो ऊपर जो है ये यही चीज दिखा रखी है। ये डॉक्यूमेंट है भाई, स्पेलिंग एरर हो जाती है। तो नए एम्प्लॉयज को सिखाना है, काम बताना है, तो भी इसको आप डॉक्यूमेंट को एज ए ट्रेनिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज लगातार काम कर रहे हैं कि हाँ हमें पता है, तो बीच में उनको भी ट्रेन करना होता है और उनसे पूछना होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि उनके दिमाग में रहे कि इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। मेन बात यही है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये नहीं इंस्ट्रक्शन का एक पर्चा लगा रखा है, उसको पढ़ता कोई नहीं है, समझता कोई नहीं है, और वो बस पर्चा ही है। तो इस चीज को समझे। अगला जो है हमारा इन प्रोसेस रिकॉर्ड्स है। जब हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वो जो रिकॉर्ड कहाँ पे किस पॉइंट पे क्या रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है, उस रिकॉर्ड को कौन साइन करेगा, कौन उसको वेरीफाई करेगा और कब करेगा, ये सारी चीजें इसमें देखनी होती हैं इन प्रोसेस रिकॉर्ड के अंदर।
बेसिकली इस रिकॉर्ड से अपने को आपकी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे आपको पता लगता है कि आपकी प्रोडक्शन सही है या नहीं, प्रोडक्ट आप सही भेज रहे हो या नहीं। तो आपने डेली कितना माल बनाया है, कहाँ, किस आपने बैच में या किस लॉट में क्या क्वालिटी रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, जैसे वेट है, टेम्परेचर है, साइज एंड शेप है, तो प्रोडक्ट की यील्ड है, इंग्रेडिएंट्स कितने इस्तेमाल हुए, स्क्रैप कितना जनरेट हुआ, ये वेस्ट कितना हुआ, आपके पास मटेरियल कितना बन के आया, रीवर्क के लिए कितना गया। तो इससे आपको पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी रहती है इन प्रोसेस रिकॉर्ड से। और दूसरा, यहाँ पे जो आपके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर आप मेंटेन करके रखते हो, उन पे आप पूरा ध्यान रखते हो, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होती है, तो आप प्रोडक्शन के बारे में कह सकते हो कि हाँ, मैंने जो प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट बनाया, वो सही ढंग का है, वो सेफ है और उसको मार्केट में भेजा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कुछ एक चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कि मान लो आपका रीवर्क ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है, या कोई इस तरह की चीज आई है जो पहले नहीं आई थी, मान लो ब्लैक स्पैक्स आए हैं, कोई देख के बताते हैं तो ग्रीस के हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मेंटेनेंस वाले काम ढंग से नहीं कर रहे, कि वो ग्रीस गिर रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। तो कोई भी ऐसी गड़बड़ है, मिस्टेक है, जो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल है, तो वो चीज आप इन पे पहले ही चेक कर सकते हो। अब जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें हैं, कि भाई अगर आप कोई कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग का टेम्परेचर, पास्चराइजेशन का टाइम और टेम्परेचर, और अगर आपने कोई एडिटिव्स मिलाए हैं तो उन इंग्रेडिएंट्स का जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है या अलाउेबल लेवल्स है, वो सारे के सारे विद इन लिमिट्स हैं या नहीं। और आपको डिक्लेयर करने होते हैं आपके लेबल के ऊपर, नेट वेट है, न्यूट्रिशनल लेबलिंग है, तो ये बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर ये सही नहीं है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके प्रोडक्ट को आपको रिकॉल करना पड़ सकता है, और अगर उसके कारण कोई हेल्थ हैजार्ड हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपने ढंग से इन्फॉर्म नहीं किया, ट्रेन नहीं किया, और उसकी मिस्टेक के कारण, कोई छोटी सी गलती के कारण अगर ये काम हो जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं, उनको, प्रोसेसिंग स्टेप्स को कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज घटिया प्रोडक्ट आएगा और वो आपको नुकसान देगा। इन प्रोसेस जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो मैनुअल भी होती है, आप फॉर्म होते हैं, फॉर्म भरते हो, या कई बार वो ऑटोमेटिक भी हैं, कि वहाँ पे आपने पीएलसी लगा रखी हैं और आपने वहाँ सेंसर्स लगा रखे हैं, वो डायरेक्टली आपकी पीएच का या टेम्परेचर का या ह्यूमिडिटी का डाटा डायरेक्ट आपके सर्वर को भेज रहे हैं, वहां से वो जिस बंदे को मॉनिटर करना है वो मॉनिटर कर रहा है। या ऑटोमेटिकली आपने लिमिट्स फिक्स कर रखी हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर इतने से नीचे आ जाए, जैसे बार्ले के जब हम इसे माल्ट बनाते हैं तो माल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो आपके रूम्स हैं उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 85-90% रहनी चाहिए। तो अगर वो उससे कम आती है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्प्रिंकलर स्टार्ट हो जाते हैं, या जिनको हम फॉगर बोलते हैं, तो पानी का छिड़काव शुरू कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं। हर एक एम्प्लॉय को ये जरूर होना चाहिए कि जो आप रिकॉर्ड रख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम ही नहीं है कि कोई भी फार्म भरे और कुछ भी लिख दिया चल जाएगा ना, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये उसको समझाना जरूरी है कि कहीं भी अगर एक स्टेप में उसने कुछ गलत रिकॉर्ड भर दिया या नहीं ऑब्जर्व किया तो उसका नुकसान हो सकता है। तो वो सिर्फ इस चीज से ना डरे कि भाई अगर मैं बता दिया तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। उसको ये जरूर बताओ कि कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है कि उस स्टेप की
सही ढंग से जांच ना होने के कारण जो नुकसान होगा वो कितना बड़ा होगा। तो डर नहीं होना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाने का। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है सभी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर कि जो अगर किसी ने बता दिया कि उससे गड़बड़ होगी तो उसको सजा देंगे, तो सजा के डर से वो उस गड़बड़ को छुपाता है और वो बहुत दिनों बाद पता लगती है और तब तक नुकसान बहुत बड़ा हो लेता है। तो ये थोड़ा सा एक एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए आपको, जो भी आपका सुपरवाइजर, लाइन सुपरवाइजर है या कोई भी आपका जिसको रीडिंग लेनी है। जितने भी आपने रिकॉर्ड बनाए हैं ये हर एक शिफ्ट के बाद, वर्किंग डे के बाद आपके जो भी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है उसके पास जाएगा, वो इसको रिव्यू करेंगे। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे और ये चेंज करेंगे उस चीज में कि ताकि वो रिकरेंस ना हो, दोबारा से ना हो। अब जैसे इन्होंने यूएसए का एग्जांपल दिया है कि अगर वो पोल्ट्री और रेड मीट फैसिलिटी है तो वहाँ के जितने भी रिकॉर्ड हैं तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फूड इंस्पेक्टर होता है यूएसडीए की तरफ से। फूड तो नहीं, एफडीए का तो नहीं होता, वो यूएसडीए का होता है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। क्योंकि मिल्क और मीट ये दो चीज ऐसी हैं जो यूएसडीए देखता है, बाकी जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो वहाँ एफडीए देखता है। तो जो यूएसडीए के इंस्पेक्टर, इवन मिल्क, हर एक मिल्क प्लांट में मैंने जब विजिट किया था वहाँ तो देखा था कि हर एक मिल्क प्लांट में पहले यूएसडीए का जो इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्ट करेगा। वो जब मोहर लगाएगा कि हाँ अब ये शिपमेंट या रॉ मिल्क आप ले सकते हो, तभी वो रॉ मिल्क आपके पास आता है, अदरवाइज वो कंटेनर वहीं खड़ा रहता है। इसी तरह से प्रोसेस प्रोडक्ट के ऊपर है, तो उनकी यूएसडी इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्शन होनी जरूरी होती है। अगर विदाउट इंस्पेक्शन आपने भेज दिया तो आप यूएसएफडीए की रिकॉल्स देखना, तो विदाउट इंस्पेक्शन अगर कोई प्रोडक्ट आया है तो उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर लिया जाता है। तो कल आपको भाई पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब हमने ये फर्स्ट टाइम किया था इसको हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किया था, बाकी और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इसको इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये सारे फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेंगी हर एक इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ। अभी अपने पास 2 मिनट का टाइम है, तो किसी को कोई पूछना हो या कोई बात करनी हो, हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। तुषार, दिनेश, नरेश और दीप, ये 4 जने आज प्रेजेंट हैं। बताओ भाई, कुछ पूछना हो तो। नो सर। नो सर। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि शायद 20 से ऑफिस शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऑफिस हुए नहीं है शुरू। 3 तारीख तक तो आपके बंद है ही हैं कॉलेज वगैरह। बाकी देखते हैं अगर कोई और चेंज आया तो इंस्ट्रक्शंस में। लेकिन अपना जो कोर्सेज हैं आप इनको फटाफट कर लो क्योंकि कॉलेज खुलते ही आपके एग्जाम्स रहेंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो टाइपिंग का काम है, आप जब इसका रिपोर्ट राइटिंग का जो काम है, औरों के भरोसे मत रहो, अपनी तरफ से ही आप अपने रिपोर्ट बनाओ, ताकि बाद में तो आपको सिर्फ 5 मिनट में उसका प्रिंट निकलवाना हो और एक दिन में आप उसकी बाइंडिंग करवा लो, क्योंकि इन सारे कामों में ना रश हो जाएगा बाद में। और अगर कहीं बीच में कोई चीज मिस होगी तो वो मिस ही हो जाएगी, फिर उसके कारण दोबारा से आपको 1 साल और कराना पड़ेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा बीच में, तो इसलिए पढ़ाई का भी पूरा मौका है, पढ़ते रहो। जी सर। तो जो आज करवाया है उसको पढ़ना, और कल आपको जो ये पैकेजिंग एंड लेबलिंग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने इसमें फूड इंडस्ट्री में, इसके बारे में पढ़ के आना है। जीएमपी और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, वेयर हाउसिंग है, लैब एनालिसिस और लास्ट में आपका रिकॉल प्लान है। 14 में से 11 ही इसके अंदर हम करवाएंगे, बाकी जो 3 हैं वो उन्हीं में आली बीच में। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ